स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। चलो चलो उतरो, आ गया भैया, अड्डा आ गया, उतरो। चलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सामान ले लो। लो भाई साहब, आपका बैग, सामान लो। और एक बैग और है ये। अरे भाई ये एक बैग किसका है? अरविंद भाई, अरे अरविंद भाई। हाँ? अरे कोई अपना बैग भूल गया, बहुत भारी भी लग रहा है। कौन सा बैग? जल्दी क्या आओ हुआ? अरविंद भाई, ये देखो किसका बैग है, पता नहीं कौन भूल के चले गया। अरे उठा के देख। बहुत भारी है अरविंद भाई, उठ ही नहीं रहा। भारी तो है। हाँ? खोल के देख क्या है। मैं खोलूं? अरे खोल के देखना यार। अबे काली काली थैलियां इतनी सारी, खोल के देख, खोल के देख। अरविंद भाई ये किसका हाथ है? अरे भाई, भाई किसका बैग है? अबे तूने चलाते ने पहले देखा नहीं था क्या? मेरे को नहीं मालूम, रखा तो मैं नहीं था। साहब इन लोगों ने मेरे पति को इतना डराया कि वो घर से भाग गए। मैं कह रही हूँ साहब आप रिपोर्ट लिखिए पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के खिलाफ। इन लोगों की वजह से मेरे पति गायब हुए हैं। ये सब बकवास है सर। सच्चाई ये है कि इनके डरे हुए पति संतोष ने धांधली करके सरकारी जमीन पे कब्जा किया, बल्कि उसको बेचने की तैयारी में था। सर आपको तो एक्सपीरियंस है ऐसे केसेस का कि कैसे लोग मुआवजे के चक्कर में सरकारी विभागों को परेशान करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट को अगर इसी तरीके से बदनाम किया जाता रहा तो मजबूरन पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट को इनके पति संतोष के खिलाफ भूमाफिया घोषित करने की सिफारिश करनी पड़ेगी। यस। बाकी आप जांच कर लें, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हाँ तो हम चलें? थैंक यू। साहब ये झूठ बोल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए गीतिका जी, आपके पति को हम ढूंढ लेंगे। हेलो, क्या बॉडी के टुकड़े मिले हैं? कौन से बस अड्डे पे? सर, बॉडी पार्ट से तो लगता है कि किसी आदमी की लाश है, पर लगता है सिर मिसिंग है सर। लाश की पहचान ना हो पाए इसलिए सिर को कहीं और ठिकाने लगाया गया होगा। कहाँ से आ रही है बस? साहब सीओर से। प्रमोद एक काम करो, सीओर पुलिस स्टेशन में पता करो कोई मिसिंग एफआईआर लॉज है क्या। गीतिका का पति संतोष सीहोर में ही काम करता था, कहीं ये गीतिका को बुलाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए, कोई कसर नहीं बाकी रखनी है। ये सामान किस पैसेंजर का है, चेहरा याद है? साहब चेहरा कैसे याद होगा? अब कितने लोग चढ़ते हैं बस में, कितने उतरते हैं, और किसी का सामान का हिसाब रखना मुश्किल है साहब। सामान नहीं, सवारियों का तो हिसाब होगा। टोटल बस में कितने लोग थे, सबकी डिटेल्स चाहिए। कौन बस में कहाँ चढ़ा, कहाँ उतरा, बस कहाँ कहाँ रुकी। साहब बस के तो 3 ही स्टॉप हैं। दोपहर के खाने के लिए नटखट ढाबे पर रुकी थी। चलो भाई 10 मिनट के लिए यहाँ गाड़ी रुकिए, जिस जिसको चाय नाश्ता करना हो कर लो। नटखट ढाबा। प्रमोद यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कितने लोग उतरे थे इस बस से? सर बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप मुकदमा वापस ले लीजिए। गलती हो गई, तुम्हारे बाप का फुटपाथ है ये जो तुमने कब्जा कर लिया। माफ कर दीजिए साहब मुझे। साहब कुछ ले दे के मामला संभाल लीजिए। ले दे के कितना देगा? 25,000 रुपए दे दूंगा साहब। 25,000? मुझे घूस देने की कोशिश करता है तू? पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा। क्या हो रहा है साहब? अरे सर ये मुझे खुलेआम घूस देने की कोशिश कर रहा है। आज एक सबक सिखाता हूं मैं।
केबिन में भेजो इसे और फाइल निकालो इसकी। निकालता हूं इसकी फाइल में। सर सुनिए तो सर प्लीज। साहब गलती हो गई साहब, गलती हो गई। गलती हो गई? 25,000 घूस दे रहे थे तुम चेतन को, हैं? एक काम करो, 50 मुझे दो, मैं मामला सुलटा दूंगा। अब देख क्या रहे हो? मतलब जो लेता है उसे नहीं दोगे, जो नहीं लेता उसे दोगे? दे दूंगा साहब, दे दूंगा, पूरे 50,000 रुपए दे दूंगा। बस आप मेरा मुकदमा वापस करवा दीजिए। पैसे दे दो, काम हो जाएगा, मेरी गारंटी। क्या हो जाएगा? धन्यवाद साहब। अरे तुम कहां जा रहे हो? साहब ने बोल दिया जाने का। सर आपने इसे क्यों जाने दिया? काम हो गया तो जाने दिया। मतलब ये रहे तुम्हारे हिस्से के 25,000। ये हवालात भी ना अच्छों की हवा निकाल देती है। हाँ, जिस काम के 10,000 लगने थे उसके 50,000 देके गया है। अब फिर तो पार्टी बनती है। हाँ, तुम दारू लाओ, मुर्गा मैं खिलाऊंगा, और ऐसी जगह खिलाऊंगा ना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। क्या बात कर रहे हो? गीतिका जी, और कोई बॉडी पार्ट्स देखना चाहेंगी आप? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना। आप यकीन के साथ कह सकते हैं मेरे पति की लाश है। देखिए गीतिका जी, बॉडी के साथ हमें सर नहीं मिला। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपके पति के बॉडी में कोई निशान या कोई चोट या फिर ऐसा कुछ भी जिससे हम इसकी पहचान कर सकें। मुझे ऐसा कोई निशान या चोट याद नहीं है। ठीक है, आइए। अरे सुशीला जी, नमस्ते। कुछ खिला दीजिए। चाहिए, बैठिए। चल आ जाओ। हाँ बढ़िया जगह है यार, मैंने पहले ही कहा था। आप बैठ बैठ बैठ। खुशबू तो बड़ी बढ़िया है यार। अरे गौतम भाई, एक बार यहाँ का खाना खा के देखो, मजा आ जाएगा। खिलाओ फिर। सुशीला जी, ऑर्डर तो ले लो। शिखा, आके ऑर्डर ले ले। क्या माँ? क्या माँ, पढ़ाई कर रही थी ना मैं। जा जा, ऑर्डर लेके आ। क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? वही चिकन तंदूरी और रोटी? कुछ भी ले आओ, बाद में तो उंगलियां ही चाटनी है ना। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने मना किया है ना तुझे, चल यहाँ से। माँ, क्या है ये सब? किसने कहा शिखा को ये सब करने के लिए? अरे वैदेही, कोई नहीं था तो क्या करती? अरे तू रुक जाती ना, डिलीवरी देने तो गई थी, चांद पे थोड़ी गई थी, मैं आ जाती। कितनी बार कहा है तुझसे माँ कि शिखा से ये सब मत करवाया कर। और तुझे बड़ा शौक है ना लोगों को खाना खिलाने का। दीदी वो अब नहीं थी और माँ ने बस। चुप कर, और तू जा यहाँ से, पढ़ाई कर जाके, वरना जिंदगी भर इसी में बीतेगी। जा, वरना इसी सब में फंसी रह जाएगी। क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ भी ले आओ, तुम तो जो भी बनाती हो ना, कमाल बनाती हो। अरे गौतम भाई, गुस्सा तो ना इसकी नाक पे रहता है।
अरे ओ गौतम भाई, इधर इधर किधर हैं? मजा आ गया भाई, कहा था ना मैंने, कमाल का खाना बनाती है यार, क्या स्वाद होता है। अच्छा गौतम भाई, एक काम याद आ गया मुझे, तो जाना होगा। अरे अब कहाँ जा रहा है? अरे गौतम भाई बेटा तेरा उस शिखा के साथ कुछ चल रहा है ना? छोड़ो ना भाई, आप एक काम करो, आप अभी निकलो, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। सही है बेटा, सही चल रहे हैं तेरे। चल ठीक है भाई। चलो गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो, मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। सर, गीतिका के साथ साथ हमने बस के ड्राइवर और क्लीनर से भी बातचीत की थी। गीतिका को तो इस डेड बॉडी के बारे में कोई अंदाजा नहीं है सर, और सर क्लीनर को अच्छे से याद है कि सूटकेस रास्ते में नहीं चढ़ा है। सर वो श्योर है कि सूटकेस को सीहोर बस स्टेशन पर ही चढ़ाया गया है। अरे क्या है भैया इसमें, बहुत भारी है। तो सीहोर बस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, और पैसेंजर्स की लिस्ट से कुछ मिला? जी सर, टोटल बस में 20 लोग थे सर, लेकिन सर एक पैसेंजर के बारे में ना तो ड्राइवर को पता है और ना ही क्लीनर को कि ये कहाँ उतरा। कहाँ उतरा होगा? चलो भाई, चलो चलो चलो, बस छूटने वाली है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। खबरियों को लगा दो। अगर गीतिका अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पा रही है तो मुश्किल है। बिना आइडेंटिफिकेशन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीका निकालना होगा। सर जी नमस्ते। जी, आप कौन? जी वो मेरा नाम गौतम है। मैं कल चेतन के साथ आया था यहाँ पे खाना खाने। आए होगे तो अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। जी वो मुझे पता है, लेकिन जी वो मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा खाना जिंदगी भर खाना है। साहब, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये काम कब तक करने वाली हूँ और आपने जिंदगी भर का प्लान बना के रखा है। क्या साहब? जी इसलिए तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। साहब, खाना बनाने के लिए इंसान बाई रखता है, शादी नहीं करता। आप समझी नहीं, मुझे आप बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। अरे कोई ऐसा ऐरा गहरा सड़क छाप आदमी नहीं हूँ मैं। वो चेतन है ना, यहाँ खाना खाने आता है, वो मेरे अंडर काम करता है। आप सोच लीजिए, बस इतना जान लीजिए कि हमेशा खुश रखूंगा आपको। आप सोचिएगा इस बारे में जरूर। क्या बात है, आज कुछ है क्या? क्या? जिसे देखो मन ही मन खुश हुए जा रहा है। और कौन खुश हो रहा था मनी मन? हाँ कोई, तुम्हें क्यों बताऊं? ओके। कोई कहीं वो तो नहीं जिसे तुम खाने पर लेके आए थे? बॉस है ना वो तुम्हारा? वैसे तुम्हें किसने बताया कि वो मेरा बॉस है? था कोई, मैं क्यों बताऊं? ऐसे बॉस होगा तुम्हारा, मैं चाहूं तो गुलाम बना लूं। वैसे एक गुलाम है तुम्हारे पास। ये बताओ मेरी जान, करना क्या होगा? शादी। शादी? तो मैंने कितनी बार समझाया है कि ये बकवास मेरे साथ मत किया करो। क्यों?
अंधेरे की बात उजाले में आएगी तो इज्जत कम हो जाएगी तुम्हारी। देखो चेतन, तुम या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मुझे भूल जाओ। अरे ये घर है मेरा, कोई कोठा नहीं है कि जब मन चाहा आ गए, मजे किए और चले गए। बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, बताओ मुझे। ये बकवास मेरे से मत किया कर। सर ये देखिए, यही सीसीटीवी फुटेज आया। सर इससे तो एक बात क्लियर है कि सूटकेस सीहोर बस स्टॉप पर ही चढ़ा था और ये दोनों आदमी भी सीहोर बस स्टॉप से ही चढ़े थे। शॉल से मुंह बांधकर सूटकेस चढ़ा रहे हैं। शायद यही आदमी कातिल हो क्योंकि अपनी पहचान छुपा रहा है। और ये भी हो सकता है जो सूटकेस ऊपर चढ़ा रहा है। सर इसका मतलब कि कातिल इन दोनों में से ही एक है, क्योंकि बाकियों से तो मैंने पूछताछ की सर, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम और उनका सामान भी उनके पास है सर। पर सर इसका चेहरा नहीं दिख रहा, हम इसे ढूंढेंगे कैसे? हाँ बोल सोनू। जिस लड़के को आपने ढूंढने को कहा था उसका पता मिल गया है। अमजद नाम है उसका, सीहोर में काम करता है और उस दिन सीहोर से भोपाल आया था जिस दिन वो लाश मिली थी। नजर रखो उस पर, हम आ रहे हैं। जी सर। सर एक आदमी का पता चल गया है। लेके आओ उसको। सर क्या यार इतना टाइम लगा दिया? नहीं पहले तू बता, इतने दिन से गायब कहाँ था? ना तो तू फोन उठा रहा है, ना तू ऑफिस आ रहा है, और सीधा यहाँ बुला लिया रजिस्टर ऑफिस में। किसकी शादी है? बस बस एक साथ इतने सारे सवाल। अंदर आ, अंदर सब पता चल जाएगा। चल चल। सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज? तो ये बता कि अपने भाई की तरफ से शादी के गवाह के तौर पे साइन करेगा या नहीं? अब यार देख, इस शहर में तेरे सिवा तो मेरा कोई और है नहीं, तो तुझे बुला लिया। बता ना, साइन करेगा या नहीं? साइन? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे साइन? अरे इन्हीं की वजह से तो मिले हैं ना हम। क्यों चेतन बाबू, करेंगे ना आप साइन? अरे बता, करेगा या नहीं करेगा? तेरे लिए करूंगा। ये हुई ना बात। आइए गौतम बाबू, साइन करिए। जी। सर आप भी साइन कीजिए। खुश रहो और गौतम तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हमेशा। कहाँ रहता अमजद? ऊपर वाला पहला घर। जी साहब। तू ही अमजद है ना? हाँ साहब। अभी 5 दिन पहले तू ही सीहोर से आया था ना? हाँ साहब, लेकिन बात क्या है? चल अब पता चल जाएगा। अरे साहब, लेकिन मेरे भी तो... ये बैग तेरा है ना? नहीं साहब, ये बैग मेरा नहीं है सर। वो तो सीहोर बस अड्डे पर एक आदमी का ये बैग चढ़ाने में मैंने मदद की थी सर। ये उसी का है सर, मेरा बैग नहीं है। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जी। बहुत भारी है भाई। चेहरा देखा था उसका? चेहरा सर साहब शॉल से पूरा ढका हुआ था, तो ठीक से देख नहीं पाया साहब। और साहब मैं तो बस में चढ़ते ही सो गया था। और सर फिर बस सीधा ढाबे पर रुकी, तो वहीं जाकर मेरी नींद खुली थी सर।
ढाबा? कौन सा ढाबा? नटखट ढाबा। नटखट ढाबा। क्या भाई चेतन, तबीयत ठीक नहीं हुई तेरी अब तक? नहीं, पहले से बेहतर है। पक्का ना? मतलब तबीयत अब ठीक है? बस तो अब तू घर आ रहा है। यार वैदे कितना पूछती है तेरे बारे में यार, और तुझे थैंक यू भी तो नहीं बोला हमने यार हमें मिलाने के लिए। यार गौतम, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तू घर आ रहा है, हम पार्टी कर रहे हैं, बस दारू तुम लाओ और मुर्गा मैं खिलाऊंगा। हाँ पक्का? ये बात। प्रमोद, जल्दी से हमें नटखट ढाबा पहुंचना होगा। ये आदमी सीहोर का है, वहीं से हमें पता चलेगा इसके बारे में। सर भोपाल से सीहोर, एसओ सर को क्या कहेंगे? उनको मैं देख लूंगा, तुम सीहोर जाने की तैयारी शुरू करो। सही कहा। दीदी तो शादी के लिए हाँ ही नहीं करती, पर जीजू की सादगी दीदी को बहुत पसंद आई। वो तो है। क्यों चेतन जी? बिल्कुल सही कहा साली साहिबा, इसीलिए तो जैसे ही तुम्हारी दीदी ने हाँ बोला मैंने फट से शादी के लिए हाँ कर दी। क्यों, सही किया ना चेतन? जीजू वैसे एक बात तो है, दीदी और आपकी जोड़ी है बहुत अच्छी, मेड फॉर ईच अदर है। चेतन जी, हमारी शादी का लड्डू तो खाइए। खाना। मैं वॉशरूम होकर आता हूं। अरे सुन सुन, ये नीचे मत जाइए, नल खराब है, ऊपर जाना। तुम क्या हुआ चेतन बाबू, आपको तो पसीने छूट रहे हैं, इतनी गर्मी है क्या? औरत के नाम पे धब्बा है तुम, धब्बा। और जब ये बात गौतम को पता चलेगी तब क्या करेगी तू? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है चेतन बाबू। और फिर गुस्सा किस बात का? जब मैंने आपसे पूछा था तब तो आपने शादी के लिए मना कर दिया था, और जब मैंने किसी और से कर ली तो तुम्हें दिक्कत हो रही। चुप! मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, और खराब करने की कोशिश मत कर। मैंने शादी कर ली है इस वजह से दिमाग खराब है, या फिर तुम्हारे बॉस के साथ की है इस बात पे दिमाग खराब है, जिसका तुम चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते? हाय जालिम इश्क। पागल हो गई तू? और अगर गौतम को पता चल गया तो तुझे पता है क्या होगा? माँ तुम जाओ यहाँ से, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। जाओ, मैं चेतन बाबू को संभाल लूंगी, आप गौतम जी को संभालो। हाँ जाओ, चलो चलो माँ। अरे तुम कहाँ चले? हाथ छोड़ मेरा। उफ। गौतम से शादी कर ली, ऐसा बदला लूंगा तुझसे कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। ये क्या बदले बदले की बात कर रहे हो तुम? शादी तो की है मैंने, ऐसे एक ऑफर है मेरे पास, हम चाहें तो पहले जैसे रह सकते हैं, अगर तुम चाहो तो किसी को पता नहीं चलेगा। बोलो, मंजूर है? बोलो। आ गई ना अपनी औकात पे? शादी तो कर ली, लेकिन हरकतें वही हैं। सोच, अगर तेरी ये बात मैं गौतम को बता दूं तो वापस बाजार में आ जाएगी तू। ओके, ठीक है, जैसा तुम चाहो। लेकिन तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं मैं, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि अगर तुम्हारी औकात होती ना तो सबके सामने बक चुके होते अभी सब कुछ। तुम एक काम करो, खाओ और निकलो यहाँ से, और ये धमकी तो किसी और को देना, समझे? निकल। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले तुम, कि अगर तुम खुद घुटनों के बल मेरे पास नहीं आई ना
तो चेतन मेरा नाम नहीं। इंस्पेक्टर अविनाश राज सिंह। कहिए सर। हमें एक आदमी की तलाश है। पहचानते हैं इसे? खाना खाने आया था आपके ढाबे पे ही। वैसे पहचाना तो बहुत मुश्किल जाएगा। हाईवे है, 20-30 बस रोज रुकती है, 1000-1200 लोग यहाँ चाय नाश्ता करते हैं। लेकिन अगर उसने यहाँ पेमेंट किया होगा तो सीसीटीवी कैमरे में जरूर आ गया होगा। प्लीज 12 तारीख की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। ये रहा सर, सुबह से शाम तक का। कृतिका, संतोष, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? कृतिका डर गया था, जुर्माना न भरना पड़े इसलिए घर से भाग गया। हेलो, क्या? मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, गीतिका का पति संतोष वापस आ गया। कहाँ गया था वो? सर, उसका कहना है कि जुर्माना ना भरना पड़े इसलिए भाग गया था। चलो अच्छा हुआ, मगर अभी भी वो लाश की पहचान नहीं हो पाई और जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसको रुको रुको रुको, पॉज करो, जूम कीजिए, जूम। सर आपको तो एक्सपीरियंस है ऐसे केसेस का कि कैसे लोग मुआवजे के चक्कर में सरकारी विभागों को परेशान करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट को अगर इसी तरीके से बदनाम किया जाता रहा तो मजबूरन पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट को इनके पति संतोष के खिलाफ भूमाफिया घोषित करने की सिफारिश करनी पड़ेगी। हेलो, वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने का। क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूं। बालकनी में आके देख ले, तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूं मैं। गौतम उठो, अरे उठो यार। क्या हुआ, इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? घर में कोई घुस आया है, जल्दी उठो, हॉल में जल्दी चलो, जल्दी चलो गौतम। शिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चेतन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गौतम, हॉल में तो कोई नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है इस रूम में कोई है, देखो।
शिखा दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मम्मी मम्मी घर में कोई घुस आया, मुझे लगता है शिखा के रूम में है। शिखा 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 बेटा दरवाजा खोलो। तुम खिड़की से भाग जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, मेरी भागने से कुछ नहीं होगा। देखो शिखा, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज नहीं तो कल हमें इन लोगों के सामने आना ही, तो फिर आज ही क्यों नहीं। तुम जाओ दरवाजा खोलो, जो होगा देखा जाएगा। शिखा शिखा बेटा दरवाजा खोलो। जाओ। शिखा शिखा बेटा दरवाजा खोलो। बेशर्म, तुझे जरा भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? हाँ, इसलिए पढ़ा लिखा रहे थे तुझे ताकि तू ये सब कर सके। मैं चेतन से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे मम्मी जी क्या कर रहे हो? और तू क्या कर रहा है यार इस वक्त यहाँ पे? यार गौतम, तुझे तो पता है ना कि मैं और शिखा एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। अरे तो उसका क्या बकवास किए जा रहा है? और तुम जानते थे इस सब के बारे में? अरे वैदेही, वो बताया था चेतन ने मुझे इसके बारे में। भाई है तू मेरा, जान भी मांगेगा ना तो आवाज नहीं करूंगा। बता क्या काम है? देख यार गौतम, बात यह है कि मैं और शिखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो जनाब प्यार करते हैं, वो भी शिखा से? मजाक समझ रहा है? बेटा शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तो मुझे पहली बार वैदे के यहाँ खाना खिलाने ले गया था। बस तू बता, आज रहा है। चल बता, क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए? देख भाई, मेरी और शिखा की उम्र में काफी गैप है। इस वजह से उसकी बहन वैदेही और उसकी माँ सुशीला इस रिश्ते को नहीं मानेगी। बस भाई, ये मनाने का काम ना तुझे करना है। करेगा ना तू? समझ, तेरा काम हो गया। तुमने इस सब के बारे में मुझसे छुपाया क्यों गौतम? अरे समझने की कोशिश तो करो। अरे वो कोई बच्ची थोड़ी है, वो 18 साल से ऊपर की हो गई है। बेटे ये अच्छा लड़का है चेतन, मेरे भाई जैसा है। ख्याल रखिएगा अपनी शिखा का। ऐसा कभी नहीं होगा गौतम, कभी नहीं होगा। वैदेही, मैं शिखा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, और अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या कर रहा है चेतन? उठ उठ, क्या कर रहा है तू? मुझे थोड़ा टाइम दे सोचने का। है? और ये रोने धोने से क्या होने वाला है यार? है? तू एक काम कर, तू अभी यहां से जा, ठीक है? मैं बात करता हूं इन लोगों से। शिखा, तू ऐसे सपने मत देख जो कभी पूरे नहीं हो सकते। तेरी शादी चेतन से तो नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझी? माँ तुम तो समझो। माँ कहा था ना मैंने कि तू खुद अपने घुटनों पर चलकर आएगी मेरे पास। जीत गए तुम, मान ली मैंने अपनी हार। चल के आई तुम्हारे पास घुटनों पर। चेतन, तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ करोगे, लेकिन शिखा से दूर रहोगे, समझे? समझे कि नहीं? समझ गया। शिखा से दूर रहूंगा कैसे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या करने जा रहा था तू? तो यार क्या करूं मैं शिखा के साथ रह नहीं सकता हूं और इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं यार।
और ये बात शिखा की माँ और ये वेदेश मारने को तैयार ही नहीं। तू बता यार मैं क्या करूं? ये सब नाटक है इसका, नाटक और कुछ नहीं। जिसे मरना होता है ना वो मर जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। इसका जहर खाने वाला नाटक ना सिर्फ धमकी है गौतम, और कुछ नहीं। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। बस करो दीदी, आपसे किसी का मरना भी नहीं देखा जा रहा है ना। शिखा तू समझ नहीं रही, बंदा ड्रामा कर रहा है। बस वैदे, तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुकी हो, अब मैं बोल रहा हूं और तुम सुनो। इसे धमकी समझना या कुछ और, पर अगर तुम अब चेतन और शिखा के बीच में आई ना, तो मेरे तुम्हारे बीच का रिश्ता भी खत्म ही समझना। गौतम चलो शिखा। गौतम सुनो, मैं तुमसे शाम को आके मिलती हूँ। चेतन तुम तुम्हें ना मेरा ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए था। अब देख लो क्या हो गया। एक तरफ तो शिखा मेरी घरवाली बनेगी और दूसरी तरफ तुम साली। अब आएगा मजा। अरे क्या यार, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं भेजी? मैरिज कोर्ट का भी अपना टाइम होता है। हाँ जल्दी भेजो। विदेही, मजा तो अब आएगा। सर आप, हुआ क्या है सर? सर क्या हुआ? बात क्या है सर? सर कौन है? पहचानती है सर? ये मेरे पति गौतम है सर। हुआ क्या है सर? खून किया इसने। खून? एक आदमी को मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भर के बस के ऊपर छोड़ के गया है। कहाँ है वो? देख तेरे चक्कर में पहले ही बहुत वक्त खराब हुआ हमारा, अब और टाइम खराब किया ना तो ऐसा खराब करूंगा कि कोई बना नहीं पाएगा तुझे। बोल, किसको मारा था तूने? किसकी लाश को सूटकेस में ठिकाने लगाया था? चेतन, चेतन को मारा था मैंने। भाई जैसा मानता था मैं उसे, और वो मेरी पीठ में छुरा भोंक रहा था। और तुझे ये सब किसने बताया? वैदेही ने? नहीं। तो फिर किसने बताया? उसने, जिसकी मजबूरी का वो पहले फायदा उठा चुका था। 8 साल पहले मेरे पति के गुजरने के बाद मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पे थी। आता तो कुछ भी नहीं था, इसलिए घर में एक मेस खोला था मैंने। चेतन को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। रेसिडेंस और प्रॉपर्टी से कमर्शियल काम नहीं कर सकती हैं आप। आपके पति नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए जुर्माना नहीं लगा रहा हूँ। आप 5000 रुपये मुझे दे दो, मामले को ही रफा दफा करते हैं। आज अगर मेस बंद हो जाए तो कल को घर में खाने को पैसे नहीं है साहब। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरी बच्चियां खाने बगैर मर जाएंगी। आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगी, लेकिन मैस मत बंद कर। ठीक है साहब, मुझे मेरी बेटियों का पेट भरना था और चेतन ने मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। वो जो कहता क्या मुझे करना पड़ा, और एक बार शुरू हुआ और ये सिलसिला 6 साल तक चलता रहा। और वो रुका भी तो इसलिए पहले ही उसके शिकंजे में आ चुकी थी। अपनी ही आंखों के सामने मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन गौतम वैदेही से मिला और उसने उससे शादी की बात की। गौतम चेतन का सीनियर था, पैसे वाला था। मैंने सोचा कि शादी के बाद चेतन से हमारा पीछा छूट जाएगा। चेतन तो और भी बौखला गया। गौतम को तो कुछ कर नहीं सकता था और वैदेही उसकी पहुंच से बाहर थी। तो उसने मेरी छोटी बेटी शिखा को अपना निशाना बनाया। मैं शिखा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और गौतम भी उसके बहकावे में था। तब
तब मैंने गौतम को सब कुछ सच बताने का फैसला किया। मेरी और वैदेही की जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी, पर अब शिखा की जिंदगी को बचा लो। भाई मानता था मैं उसे, और वो मेरी पीठ में छुरा भोंक रहा था। पहले तो मैंने किसी तरह से उसकी शादी कैंसिल करवाई, और उसके बाद उसके घर जाकर मैंने मार दिया। अरे गौतम तू, मैं तो निकल ही रहा था कोर्ट मैरिज के लिए। आजा। उसके बाद मैंने उसका सर काटकर मैंने जंगल में फेंक दिया और सूटकेस बस में छोड़ दिया। फिर हमने किसी को कुछ नहीं बताया। शिखा को चेतन की असलियत बताकर मैंने उसे चुप करा दिया कि वो भाग गया है। अफसोस, कानून की मदद लेने की जगह तुम दोनों ने कानून को अपने हाथ में लेना बेहतर समझा। अब भुगतो अपनी गलतियों की सजा जेल। चेतन वैदेही का बीता हुआ कल था, जबकि गौतम उसका भविष्य। एक तरफ वैदेही गौतम के साथ आने वाले कल के सपने बुन रही थी, तो दूसरी तरफ चेतन के मन में अपने ही खिलौने से हार जाने का गुस्सा पनप रहा था। क्या होता अगर चेतन वैदेही की शादी के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता? वैदेही चेतन के इरादे जानने के बाद उससे सबक सिखाने की जगह गौतम को अपने और चेतन के रिश्ते के बारे में बताती। सुशीला जो सालों तक चेतन के द्वारा दुष्कर्म की शिकार हुई थी, अगर समय रहते वैदेही को चेतन की असलियत बता देती। गौतम के ऊपर मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलाया गया। उसे 15 साल की सजा हुई। सुशीला के ऊपर मर्डर इंस्टिगेशन के तहत आईपीसी की धारा 108 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे 8 साल की सजा हुई। याद रखिए, अपराध होता जरूर कुछ सेकंड्स, मिनट्स या घंटों में है, मगर उसकी शुरुआत एक दिन में नहीं होती। वो धीरे धीरे पनपता है और फिर जहर बनकर लोगों की जिंदगियों को तबाह कर जाता है। कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स देश भर में आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।